विजयदशमी के मौके पर पीएम मोदी आज देश को क्या मंत्र देने वाले हैं? सेना के जवानों के साथ राष्ट्रपति आज कहां मनाएंगे दशहरा? स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में आरएसएस का क्या खास कार्यक्रम है? बिजली संकट पर सरकार का मेगा प्लान क्या है? और कोरोना से जंग के मोर्चे से जुड़ी बड़ी अपडेट क्या है? देश की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज विजयदशमी के मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने से संबंधित कार्यक्रम को डिजिटल रूप से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:10 पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरहद पर तैनात भारतीय जवानों के बीच विजयदशमी का त्योहार मनाएंगे। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। वे आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान वे जवानों से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रपति ने देश के नागरिकों को विजयदशमी की बधाई दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना 96वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर नागपुर स्थित मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजन करेंगे और स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। विजयदशमी के दिन ही 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। पीएम मोदी आज सूरत के हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन करेंगे। ये लड़कों का छात्रावास है जिसे सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया गया है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसमें सभागार और लाइब्रेरी भी है। देश में कोयले की कमी का संकट जारी है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और ढुलाई के बाद भी 18 पावर प्लांट में कोयला खत्म हो गया है। सिर्फ 20 पावर प्लांट के पास ही 7 दिनों से ज्यादा का स्टॉक बचा है। देश में 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है। सरकार कोयले के संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने का दावा कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयात शुल्क में कटौती किए जाने के बाद खुदरा खाद्य तेल की कीमतों में लगभग 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आने की उम्मीद है। केंद्र ने 8 प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ये लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए, जिससे त्योहार के दौरान उन्हें बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिल सके। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2022 से 24 तक के लिए फिर चुन लिया गया है। भारत को यूएनएचआरसी में 6ठी बार चुना गया है। चुनाव में डाले गए 193 मतों में से सर्वाधिक 184 मत भारत को मिले। भारत ने सम्मान, संवाद और सहयोग के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपना कार्य जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक और सबसे बुजुर्ग नेता भुलई भाई से मुलाकात की। यूपी के देवरिया में जन्मे भुलई भाई की उम्र करीब 106 साल है। 1974 और 1977 में कुशीनगर जिले के नौरंगिया विधानसभा से 2 बार जनसंघ के विधायक रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो भुलई भाई बीजेपी में आ गए। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत के बीच कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। लगातार 7वें दिन कोरोना संक्रमण के मामले 20,000 से कम रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 17,000 नए केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि केरल और महाराष्ट्र में भी कोरोना मामलों में कमी देखने को मिल रही है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 2 लाख से कम हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में किया ऐलान, चुनाव के बाद बनेगी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार। सिद्धू ने क्यों कहा मुझे आलाकमान का हर फैसला मंजूर? और अखिलेश ने छोटे सियासी दलों पर क्या राय जाहिर की है? सियासत से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गोवा दौरे के दौरान उम्मीद जताई है कि 2022 गोवा चुनाव में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री के मुताबिक गोवा और केंद्र में बीजेपी की डबल इंजन सरकार से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। वो जो भी फैसला लेंगे वो पंजाब और कांग्रेस के हित में ही होगा। मैं उनकी ओर से दिए निर्देशों का पालन करूंगा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का लिया हर फैसला मंजूर होगा। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम करना चाहिए और संगठन को मजबूत करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा मामले में आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को खत लिखकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर कट्टरपंथियों ने कई पूजा पंडालों पर हमला बोला और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की।
इस घटना से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि बड़े दलों और जिनसे पहले पार्टी का गठबंधन हो चुका है उनके साथ काम करने का अनुभव ठीक नहीं रहा है। इसी के बाद पार्टी ने फैसला किया है कि समाजवादी पार्टी अब छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम करेगी और उनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर को विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही जोर आजमाइश के बीच बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद किसी पिछड़े या दलित विधायक को देने की मांग की है। अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा है कि सीएम योगी से इस मामले में बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के बीच विवाद थम नहीं रहा है। प्रदेश के करीब 52 विधायकों के समर्थन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब संगठन को भी अपने पाले करने की मुहिम में जुट गए हैं। हालांकि सीएम बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार सब ठीक होने की बात कह रहे हैं। बिहार उपचुनावों में लालू प्रसाद यादव के प्रचार करने की अटकलों को पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव बीमार हैं, उनका दिल्ली में इलाज चल रहा है, ऐसे में वो प्रचार नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छठ पूजा की इजाजत को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुश दिखे और गाना गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। केजरीवाल ने एलजी को खत लिखकर कहा है कि दिल्ली में कोरोना काबू में है, ऐसे में छठ पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए। पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ कहां जारी है सेना का अभियान? आईएसआई के जाल में फिर कैसे फंसा भारतीय जवान? तालिबान ने कैसे खोली पाकिस्तान की पोल? चीन ने डब्ल्यूएचओ को क्यों दी धमकी? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। पुंछ में कल से आतंकियों के साथ फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें जेसीओ समेत सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। भटाधोरियान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान का एक और पाप उजागर किया है। इसमें राजस्थान में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के तहत काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी का ये कर्मचारी भी शामिल है। आरोपी राम सिंह पाकिस्तान महिला हैंडलर के झांसे में फंसकर खुफिया जानकारियां भेज रहा था। तालिबान और पाकिस्तान की यारी अब खुलकर दुनिया के सामने आने लगी है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को तालिबान का दूसरा घर बताया है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट से कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और अपने घर के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि तालिबान की पैरवी करने वाले पाकिस्तान को अब खुद अपने पांव पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अफगानिस्तान जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। पीआईए को फ्लाइट ऑपरेशन में अड़ंगे और उसके अफसरों को लगातार धमकी की शिकायतें मिल रही थी। पाकिस्तान की करतूतें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तानी ह्यूमन ट्रैफिकर आबिद अली पर 7.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। आबिद अली अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले लोगों का सबसे बड़ा रैकेट चलाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि अगर वो कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देता रहा तो उस पर और सर्जिकल स्ट्राइक होगी। गोवा पहुंचे अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत इसे साबित भी कर चुका है। पाकिस्तान दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रचने में व्यस्त है और वहां की आवाम एक कप चाय के लिए तरसने की कगार पर आ गई है। इमरान के मुल्क में महंगाई का मीटर इतनी तेजी से भाग रहा है कि रावलपिंडी में एक कप चाय की कीमत 40 रुपए अदा करनी पड़ रही है। यहाँ के दुकानदारों ने चीनी और गैस के दाम बढ़ने के बाद चाय की कीमतें बढ़ा दी हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलाने वाले चीन ने डब्ल्यूएचओ को फिर धमकाया है। कहा, अमेरिका और अन्य कई देश डब्ल्यूएचओ की जांच पर राजनीति कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से 48 लाख लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी तक कोई वैज्ञानिक राय नहीं बन सकी। इसलिए डब्ल्यूएचओ दूसरी बार जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इधर ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान को कब तक जेल में ही रहना पड़ेगा? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईडी ने क्यों की पूछताछ? अयोध्या के निर्माणाधीन मंदिर में कब से शुरू होंगे भगवान श्री राम के दर्शन? राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष।
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। दिल्ली के लाल किला मैदान में शाम 6 बजे रावण दहन होगा। इस मौके पर सीएम केजरीवाल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुंबई के शिवाजी मैदान में आयोजित दशहरा कार्यक्रम को सीएम उद्धव ठाकरे वर्चुअली संबोधित करेंगे। ड्रग केस में आरोपी आर्यन खान को अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। कल सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं और उन्हें कैदी नंबर 956 की पहचान मिली है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल दिल्ली में ईडी के दफ्तर में उनसे 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई। नोरा फतेही से तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। आज एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्र को पुलिस रिमांड पूरी होने से पहले ही कल जेल भेज दिया गया। पुलिस को आशीष की आज सुबह 10 बजे तक ही रिमांड मिली थी। एसआईटी कल मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास, गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती को घटनास्थल तिनसुकिया गाँव लेकर पहुँची थी और सीन का रिक्रिएशन कराया था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में अगले लोकसभा चुनाव से पहले भगवान राम के दर्शन शुरू हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2023 में मंदिर के गर्भगृह को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। जेईई एडवांस 2021 का रिजल्ट आज जारी होगा। IIT खड़गपुर सुबह 10 बजे इसके परिणाम की घोषणा करेगा। परीक्षा परिणाम JEEADV.ac.in पर देखा जा सकता है। IIT खड़गपुर ने 3 अक्टूबर 2021 को जेईई एडवांस का एग्जाम आयोजित किया था। 10 अक्टूबर को आंसर शीट जारी की गई थी। गुजरात के वडोदरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उसने पहले उन्हें पानी और आइसक्रीम में जहर दिया और फिर तकिए से गला घोंटकर मार डाला। आरोपी ने इसे सुसाइड केस बनाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां बेटी के मर्डर का पाप सामने आ गया। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया जाएगा। अब डीजल जनरेटर, हॉट मिक्स प्लांट, भवन निर्माण आदि बंद कर दिए जाएंगे। वहीं वायु प्रदूषण बढ़ने पर सड़कों पर दिन में 2 बार पानी का छिड़काव और सड़कों पर सफाई के काम भी शुरू हो जाएंगे। मालाबार एक्सरसाइज का आज होगा समापन। अलास्का में आज से भारत अमेरिका का द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास और ताइवान के करीब ड्रैगन की चाल 3 एयरबेस को अपग्रेड कर रहा चीन। और नाइजीरिया में सेना ने बोको हरम के कितने आतंकियों को मारा। इन सभी खबरों को देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। 4 देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार एक्सरसाइज का आज समापन होगा। इस नेवल एक्सरसाइज में सबसे बड़ा योद्धा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन रहा। भारतीय नौसेना ने परमाणु शक्ति से लैस इस जंगी जहाज पर अभ्यास किया। अमेरिका के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच संबंध एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत का गढ़ है। ऑपरेशन मालाबार को लेकर नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि यह अभ्यास किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक बैलेंस बनाए रखना है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के इस संयुक्त युद्धाभ्यास का मकसद समंदर में चीन के विस्तारवादी सपने को तोड़ना है। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के लिए आज से संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे। अलास्का में यह सैन्य अभ्यास 15 दिन चलेगा। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल हैं। अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। चीन और रूस की नौसेनाओं ने संयुक्त समंदर 2021 के नाम से रूस में पीटर महान की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू किया है, जो रविवार तक चलेगा। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान संचार, बारूदी सुरंगी रोधी, हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी एक्शन की प्रैक्टिस की जाएगी और इस दौरान समुद्री लक्ष्यों को संयुक्त रूप से निशाना बनाया जाएगा। चीन ने ताइवान के पास मौजूद अपने 3 एयरबेस को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों में जारी तनाव और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान के बाद लगने लगा है कि चीन कहीं ताइवान पर हमला न कर दे। खुलासा हुआ है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से बचने में व्यस्त थी, तब ड्रैगन अलग ही चाल चल रहा था। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावनाओं के बीच ताइवान ने कहा है कि वो चीन के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन हमला होने पर अपना बचाव जरूर करेगा। ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कुओजेंग ने कहा है कि उनका देश चीन के साथ युद्ध शुरू तो नहीं करेगा, लेकिन अटैक होने पर अपना बचाव करेगा जरूर।
अमेरिका और इजराइल ने कहा है कि ईरान के 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को बचाने के लिए बातचीत के लिए नहीं लौटने की स्थिति में वो ईरान से निपटने के लिए प्लान बी पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली विदेश मंत्री याइर लापीद ने कहा है कि ईरान के न मानने पर सेना के जरिए शिकंजा कसा जा सकता है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक के स्मार्ट ग्लासेस टूल को लेकर अब रूस की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये स्मार्ट ग्लासेस टूल अमेरिका की जासूसी का हथियार हो सकते हैं। एजेंसियों का कहना है कि फेसबुक के इस टूल पर आने वाले दिनों में रूस में बैन लग सकता है। नाइजीरिया में सेना ने नए आतंक विरोध अभियान के तहत 29 बोको हरम आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा सेना ने आतंकवादियों के मुखबिर और उनके लिए काम करने वाले 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सेना के मुताबिक जून तक देश में 13,000 से ज्यादा आतंकवादियों और उनके परिजनों ने सेना के सामने सरेंडर किया है। और अब देखेंगे T20 लीग की खबरें। आज है T20 लीग का फाइनल मुकाबला। कौन कौन सी टीमें होंगी आमने सामने और कौन कौन है पर्पल और ऑरेंज कैप का दावेदार। T20 लीग से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 T20 लीग। T20 लीग के फाइनल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगी। फाइनल खेले जाने वाले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन ये अब भी बैटिंग के लिए शानदार पिच है। इस सीजन इस मैदान पर 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 9 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इस सीजन इस मैदान का औसत 152 रन रहा है। चेन्नई के लिए चौथा खिताब जीतने में सबसे बड़ा रोड़ा केकेआर की स्पिन तिगड़ी हो सकती है। वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन और सुनील नरेन तीनों ने टूर्नामेंट में 7 से कम औसत से प्रति ओवर रन दिए हैं। आंद्रे रसेल के हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर होने से शाकिब का हरफनमौला प्रदर्शन केकेआर का संतुलन बना रहा है। T20 लीग में 9वीं बार फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक 3 बार खिताब पर कब्जा कर चुकी है। साल 2010 और 2011 के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में T20 लीग का खिताब जीता था। माही की अगुवाई में खेल रही चेन्नई की टीम को इस बार खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चेन्नई ने ग्रुप स्टेज मुकाबलों में 14 में से 9 मैच जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 2 बार 2012-2014 में खिताब जीता है। खास बात यह है कि कोलकाता पहले 2 बार ही फाइनल में पहुंची थी और दोनों बार टीम चैंपियन बनी। 2012 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था। कोलकाता के चाहने वालों को टीम से एक बार खिताब पर कब्जा करने की उम्मीद है। चेन्नई और कोलकाता के बीच T20 मैचों में अब तक दोनों टीमें 25 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस दौरान चेन्नई का रिकॉर्ड शानदार रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मैचों में जीत दर्ज की थी, जबकि कोलकाता की टीम केवल 5 मुकाबले ही जीत पाई है। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। T20 लीग के फाइनल से पहले ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलने वाली पर्पल कैप की तस्वीर साफ हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल ने इस बार इस पर कब्जा जमा लिया है। एक सीजन में रिकॉर्ड 32 विकेट लेने वाले हर्षल पटेल पहले अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। T20 लीग में बल्लेबाजों को मिलने वाली ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो फिलहाल पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल का इस पर कब्जा है। राहुल 626 रन बनाकर सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें चेन्नई की ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ से कड़ी चुनौती मिल रही है। गायकवाड़ अभी राहुल से सिर्फ 23 रन ही पीछे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ टीम के कोच बन सकते हैं। 17 नवंबर से शुरू हो रही सीरीज में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। राहुल द्रविड़ इससे पहले श्रीलंका के दौरे पर भी भारतीय टीम के कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।